सुधा, सुधा, अरे जयेश नहीं आया है। सुधा उठ ना बाबा, जयेश नहीं आया है। भाई खाई को इतना चिल्ला रही है, पूरे चाल को उठाएगी क्या? बेटा नहीं आया, बेटा नहीं आया। अरे बाबा जयेश नहीं आया है। उसको फोन लगा उसको, देख ले कहाँ है। रुक मैं देखती हूँ। क्या हुआ? नहीं लग रहा है उसका फोन। क्या? जा मुकुल के पास जाना। आई इतनी रात हो गई है। नहीं जाना है तो मैं जाती हूँ। आई रुक। नहीं मुझे जाना है। आई रुक, मैं जाती हूँ। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि एक माँ अपनी ही बेटी से इस कदर नाराज थी? ये केस जब परत दर परत खुलेगा तो रूबरू होगी एक ऐसी हकीकत जिसे जानकर आप दंग रह जाएंगे। मुंबई के उपनगर भयंदर का ये केस आपके सामने अपराध की एक ऐसी तस्वीर पेश करेगा जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। हेलो बबलू मामा, मैं सुधा बोल रही हूँ। जयेश आया क्या वहां पे? नहीं है। नहीं कुछ नहीं, वो बोल रहा था मुझे कि इस हफ्ते आपके यहाँ आने वाला है, तो मुझे लगा शायद आपके यहाँ आया होगा, इसलिए फोन किया। ठीक है। वो वहां पे भी नहीं है। अरे क्या हुआ, मिला? नहीं। कुछ पता चला? हाँ सनी से बात की, वो कह रहा था कि जयेश भाई कल शाम को 6 बजे वहां से निकल गए थे, और मैंने बाकी दोस्तों से भी पूछा, किसी को कुछ नहीं पता है। मुझे बिना बताए आज तक वो कभी बाहर नहीं गया। आई शांत हो। आई मैं तो कहता हूँ आप लोग पुलिस के पास जाओ, मैं 1-2 जगह और देखता हूँ। जयेश गणेशपुरी नाम है साहब, उसका खुद का जिम है और उसी जिम में वो ट्रेनर भी है। जिम का नाम क्या है? एक्सरसाइज ऐसा ही कुछ नाम है साहब। साहब वो कल सुबह से जिम गया है, अभी तक नहीं लौटा, और हमें बताया भी नहीं कि वो कहाँ जा रहा है। फोन भी नहीं किया और अब उसका फोन भी नहीं लग रहा था। हमने लगभग सारे दोस्तों को पूछ लिया, लेकिन किसी को भी नहीं पता कि जयेश गया कहाँ है। ऐसा कभी हुआ नहीं है साहब। एक ही लड़का है मेरा, पूरी घर की जिम्मेदारी उसके ऊपर है साहब। फोटो लाए हैं उसका? हाँ साहब। आप लोग आइए हमारे साथ। क्या हुआ साहब? जयेश अपने घर का इकलौता कमाने वाला जिम्मेदार सदस्य था। आखिर किसने एक सीधे साधे इंसान को मौत के घाट उतार दिया था? जयेश और लड़की के बदन पर भारी चोटों के निशान थे। लड़की के साथ घिनौना अपराध होने के भी संकेत थे। क्या है इन दोनों हत्याओं के पीछे का राज? संतोष, ये आई टिफिन दे। वो आली, अरे कल आए थे कि नहीं? क्या है? 2 दिन से वैशाली का फोन नहीं आया। मेरे जाके जरा पता कर, मुझे लगता है वो किसी मुसीबत में तो नहीं है। अगर तुमको इतनी चिंता है तो खुद जाके ढूंढो ना उसे। यार टिफिन दो ना। वो आली। अरे देख क्या बड़बड़ा रहे, वैशाली वैशाली कर रहे हैं और बोल रहे उसको फोन लगा। और कोई काम नहीं है क्या मुझे? ओ तुम ही पन्ना, दिखता नहीं वो काम पे जा रहा है। ए तू घे जामी बकते आला। रात्री तिचाच फोन आला होता ना, क्या बोल रही थी वो? अरे पता नहीं क्या बड़बड़ कर रही थी। मर चुकी है वो हमारे लिए। झोंक तिकड़ा गपचुप। ओ फोन तो दे, मैं फोन करता हूँ। घे खुद ही ले ले। अरे देना। गिर गया मैं, उछले उठा मुझे। हे देवा, कब मरेगा ये? मर तिकड़ा। चल चल। देखिए, मैं समझ सकता हूं कि पूछताछ करने के लिए ठीक टाइम नहीं, लेकिन आपने बताया था कि जयेश की अपनी जिम थी जहां वो खुद ही ट्रेनर था। क्या उसकी किसी से कोई दुश्मनी थी, कोई लफड़ा या कुछ और? नहीं साहब, वो बहुत ही अच्छा लड़का था, किसी के साथ दुश्मनी नहीं साहब। अच्छा, उसका किसी से कोई अफेयर था या प्यार? नहीं साहब, वो बहुत ही जिम्मेदार और सुलझा हुआ लड़का था। वो ये सब चक्कर में नहीं पड़ता था। कोई तो ऐसा होगा जिसकी जयेश से नहीं जमती थी, कभी कोई झगड़ा हुआ हो, उसने आपको बताया हो या आपको खुद ही पता हो? साहब, उसका सिर्फ झगड़ा मेरे पति आशुतोष के साथ था। किस बात पे हुआ था झगड़ा? वो ये सब चक्कर में नहीं पड़ता था।
कोई तो ऐसा होगा जिसकी जयेश से नहीं जमती थी, कभी कोई झगड़ा हुआ हो, उसने आपको बताया हो या आपको खुद ही पता हो। साहब उसका सिर्फ झगड़ा मेरे पति आशुतोष के साथ था। किस बात पे हुआ था झगड़ा? साहब आशुतोष की और मेरी शादी लव मैरिज हुई थी, लेकिन शादी के बाद आशुतोष एकदम बदल गया साहब। जयेश को पहले से ही शक था आशुतोष मुझे मारता पीटता है। जब ये सब उसने अपने आंखों के सामने देखा तो उसने बर्दाश्त नहीं हुआ सर, वो मुझे उसी वक्त घर ले गया। जयेश पर बहुत जिम्मेदारियां थी साहब, अपनी बीमार माँ, अपनी छोटी बहन किरण की शादी। साहब वो हम सब के बारे में बहुत सोचता था। भगवान करे ऐसा भाई मुझे हर जन्म में मिले। अच्छा, आप अपने घर में रहने कब से आई हैं? 6 महीने हो गए साहब। ठीक है, आप जा सकते हैं। निशानदार, इस आशुतोष की कुंडली निकालो। सुधा ने जो बताया उससे यह लगता है कि आशुतोष एक शॉर्ट टेम्पर्ड आदमी है और उसके पास मोटिव भी है जयेश को मारने का, क्योंकि जयेश सुधा को अपने घर ले आया था। सर लेकिन अगर मारना ही होता तो 6 महीने इंतजार क्यों करता, उसी वक्त कुछ कर देता। हो सकता है कि आशुतोष ने अपने मन ही मन ये ठान लिया था कि जयेश को अपने रास्ते से हटा देगा। निशानदार, जिम और मोहल्ले में पता करते हैं, वहीं से सारी बातें साफ होंगी। चलो। कैसा लड़का था जयेश? सर जयेश बहुत अच्छा लड़का था। जयेश का कभी किसी से झगड़ा हुआ था क्या? जयेश और झगड़ा ऐसा हो ही नहीं सकता साहब, वो तो अपने काम से काम रखता था, उससे किसी को कोई तकलीफ नहीं थी। हम सबके लिए भाई जैसा था वो, दिल से भी बहुत अच्छा था वो। सर जयेश से कभी मदद मांगनी ही नहीं पड़ती थी, पता नहीं कैसे उसे पता चल जाता था, वो मदद के लिए हमेशा तैयार रहता था। जयेश जैसा लड़का आजकल की दुनिया में मिलना बहुत मुश्किल है। सर ऐसा समझो कि जयेश भाई थे तो जिम था, सबसे उनकी बहुत अच्छी बनती थी। सर जिम के खुलते ही उनके नाम पर 40 लोगों ने जिम ज्वाइन कर लिया, इतना अच्छा समझाते थे फिटनेस के बारे में। हाँ ऐसे नहीं, फुल फोकस फुल एनर्जी। ओके देखो, हमें बॉडी के हिसाब से नहीं बल्कि बॉडी को अपने हिसाब से रखना चाहिए। यू नो व्हाट पिंकी, फिटनेस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड सक्सेस। अगर तुम सही तरीके से एक्सरसाइज करोगी, फोकस्ड रहोगी तो हमेशा फिट रहोगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। इन लोगों से पूछताछ से जयेश की जिंदगी का एक पहलू हमारे सामने आ चुका है, लेकिन उसकी जिंदगी का कोई दूसरा पहलू जरूर है जो अभी तक सामने आना बाकी है। सर शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से जयेश की मौत ब्रेन हेमरेज से हुई है, और सर जिस तरह की चोट है उसे देख के लगता है कि इसे घात लगाकर मारा गया होगा। हो सकता है किसी से पुरानी दुश्मनी रही हो। अब तक की इन्वेस्टिगेशन में सभी ने जयेश की तारीफ की है, बस एक आशुतोष है जिससे जयेश की नहीं बनी। तेरी पत्नी सुधा कहाँ है? सर वो तो अपने मायके गई है। मायके गई है या मार पीट के भेजी है तूने? और वो जयेश कहाँ है? साहब वो तो अपने जिम में होगा ना। जिम में? जिम में नहीं है, उसका खून हो गया है। खून? हाँ, और ये भोलेपन की एक्टिंग मत कर हमारे सामने, समझा? हमें सब पता है। सच सच बोल, तेरा लफड़ा हुआ था ना जयेश के साथ? तूने ही मारा है ना उसे? मैंने जयेश को नहीं मारा साहब। सर बहुत दिन से तो मैं उससे मिला भी नहीं हूँ। मिला नहीं तो क्या हुआ? उसके नाम की सुपारी दी होगी किसी को। बोल, किसको दी थी सुपारी उसके नाम की? बोल। अरे साहब ये क्या बोल रहे हैं आप? उसको मारने के लिए ना मुझ में हिम्मत थी ना ताकत, वो मेरे औकात से बाहर था साहब। हमें बताए बिना शहर के बाहर मत जाना। वैशाली कहाँ गई रे तू? तेरे अपाहिज बाप। पापा, हाँ पापा ये देखिए। अरे 2 महीने लगे लेकिन आखिर ट्रस्ट वालों ने दे ही दिया। अब टेंशन की कोई बात नहीं है। पूरा दिन ऐसे लेटे लेटे उब जाते हैं ना, पर अब कोई टेंशन नहीं है। मैं आपको रोज इस पे घुमाऊंगी और एक बार मेरी नौकरी लग जाए आपको अपने साथ लेके जाऊंगी। बेटा चिंता मत कर, वो है ना मेरा बाप्पा, हे गणपति बाप्पा, सुखी रखेगा तेरे को बेटा। बाबा क्या रखती है तू?
ए वैशाली, ए वैशाली। इसकी फोटो आसपास के सभी पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करो और आसपास के मंदिरों में इसकी फोटो दिखाकर पूछताछ करो। आसपास की बस्तियों में भी पूछो, शायद कोई इसे जानता हो। और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर। पुलिस मौका वारदात से मिली डायरी से जुड़ी हर छानबीन कर रही थी। शहर के कोने कोने में उसकी तस्वीर भी लगाई गई थी ताकि जल्द से जल्द उस लड़की की शनाख्त हो सके। सर, जैश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार है। डॉक्टर का फोन आया था, आपसे बात करना चाहते हैं। चलो। विक्टिम की पूरी बॉडी पे चोट के काफी निशान हैं, इसलिए हमने डिसाइड किया कि इसका एक्सरे कराएं। और एक्सरे कराने से हमें पता चला कि काफी अंदरूनी चोटें हैं। कुल मिला के काफी इंजरीज हैं। जैश खुद जिम का ट्रेनर था और कराटे चैंपियन भी। उसे इस तरह कोई मार सकता है, यह एंगल मेरे गले नहीं उतर। लेकिन इतना जरूर है कि जैश की जिंदगी का कोई दूसरा पहलू भी है। साहब, नारियल तो देखा होगा आपने। अपना जैश भी एकदम नारियल माफी की था, ऊपर से एकदम सख्त और अंदर से नर्म। साहब, झगड़ा तो दूर की बात, कभी किसी को पलटकर जवाब भी नहीं दिया। हुकुम, तुम जैश के सबसे करीबी थे। कभी कोई ऐसी बात जो जैश ने तुम्हें बताई हो या तुमने खुद नोटिस की हो? साहब, ऐसा कुछ तो हुआ नहीं था, लेकिन हाँ, एक चीज नोटिस की थी साहब, वो मैसेज में बात करता था मोबाइल। क्या हुआ? किसको अकेले अकेले मैसेज कर रहा है? कुछ नहीं यार, ये बस ऐसे ही। मुझे कुछ काम है, मैं मिलता हूँ तुझे, ठीक है? क्या बात है? प्रॉब्लम है क्या? चलना बैठते हैं। नहीं यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साहब, मुझे बड़ा अटपटा सा लगा था, क्योंकि कभी ऐसा हुआ नहीं था। कभी उसकी किसी से कोई लड़ाई हुई, कोई बहस, चाहे छोटी मोटी ही सही? साले, देख लूंगा तुझे। बाद में उस लड़के के साथ जैश की दोस्ती हो गई थी, पता नहीं कैसे, पर उसे कई बार जैश के साथ देखा गया था और उसने हमारे साथ जिम खुलवाने में मदद भी की थी। एक पल में दुश्मनी और दूसरे पल में दोस्ती। नाम क्या है इस दोस्त का? साहब, वीरेंद्र नाम है उसका। सर, वीरेंद्र शहर के बाहर है, मैसेज छोड़ दिया है। और सर, ये रही उस लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर, लड़की के साथ गैंगरेप हुआ है। मुझे लगता है जैश और इस लड़की के केस में कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। दोनों को बड़ी बेरहमी से मारा गया है और दोनों की बॉडीज भी आधे किलोमीटर के डिस्टेंस पे मिली है। लड़की की मौत जैश के मौत से तकरीबन 6 घंटे बाद हुई। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि जहां से हमें जैश की बॉडी मिली वहां पे जैश और ये लड़की दोनों आपस में मिले हो सकता है किसी ने उन्हें वहां पर देख लिया हो और किसी बात पर उन लोगों का झगड़ा हुआ हो और जैश को मारने के बाद हत्यारों ने लड़की के साथ गैंगरेप किया और उसको कहीं और फेंक दिया। निशानदार, इस लड़की की फोटो जैश के दोस्तों और मोहल्ले वालों को दिखाओ। शायद किसी ने इस लड़की को जैश के साथ देखा। लड़की की शिनाख्त की कोशिशें तेज कर दी गई थी। आसपास के सभी इलाके बड़ी बारीकी से छाने जा रहे थे। एक सीधे साधे और जिम्मेदार इंसान की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कई सनसनीखेज सच सामने आए थे जो यकीन से परे थे। क्या जयेश कुछ छिपा रहा था? क्या चल रहा था उसकी जिंदगी में? ऊपर से शांत दिखने वाले जयेश के अंदर क्या तूफान पनप रहा था? उस लड़की से उसका क्या कनेक्शन था? इस डबल मर्डर केस की पुलिस बड़ी बारीकी से जांच कर रही थी, लेकिन पेचीदगियां सुलझने का नाम नहीं ले रही थी। अब तक संदिग्ध लोगों में सिर्फ आशुतोष ही उभर कर सामने आया था। क्या वाकई उसने अपनी दुश्मनी निभाई थी? क्या जयेश की मौत आशुतोष के बदले की शक्ल में सामने आई थी? सर, मैंने जयेश के जानने वाले सारे लोगों से पूछताछ की, लड़की की फोटो भी सबको दिखाई और जयेश का कॉल रिकॉर्ड भी वापस से क्रॉस चेक किया। सर, मामला बिल्कुल क्लीन है, दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं। हेलो सर, वो डायरी वाले लड़के का पता चल गया। गुड, हम लोग आ रहे हैं। जी सर। सर, डायरी वाले का पता चल गया। गुड, चलो। सर वो रहे दोनों। रुक चलो, रुक। भाग जल्दी। भाग जल्दी, भाग। रुको।
पहचानता है इस डायरी को? हाँ साहब, ये मेरी डायरी है साहब। तूने रेप किया था उस लड़की का? हाँ, तूने रेप किया ना? क्यों मारा दोनों को? बोल, कैसा जानता दोनों को? बोल। दोनों को सब, वहां तो वो लड़की अकेली पड़ी थी साहब, और साहब हम वहां से चले गए साहब, लेकिन फिर भी वो लड़की जिंदा थी साहब। तुम लोगों की वजह से उस लड़की की जान चली गई। शर्म आती है तुम्हें इंसान कहते हुए? तुम्हारी जगह कोई जानवर भी होता ना तो तरस खा के मदद करता उस लड़की की। तुम लोगों की वजह से मर गई वो। पहचानता है इसको? नहीं साहब। 2 मिनट के मजे के लिए ना अब सड़ना सारी जिंदगी जेल में। सब गलती हुई साहब, सब गलती हुई साहब। सर, अब तक ना ही किसी ने इस लड़की को पहचाना है और ना ही कोई मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाने आया। हमने हर तरह से पूछताछ की, लेकिन ये लड़के रेप के अलावा कुछ एडमिट नहीं कर रहे। अगर इन लोगों ने जैश को नहीं मारा है, फिर जैश को किसने मारा है? और ये लड़की वहां कहां से आई? किसने अधमरी हालत में लड़की को वहां फेंका? क्या कनेक्शन हो सकता है जैश का इस लड़की के साथ? अगर कोई कनेक्शन नहीं है तो कहीं ऐसा तो नहीं इस लड़की की वजह से जैश को मारा गया हो और जैश की वजह से इसे? लेकिन सर, ये लड़की है कौन? अभी तक तो हमें ये भी नहीं मालूम। ठीक है, रहो निशानदार, अपने पूरे खबरी नेटवर्क को एक्टिवेट कर दो। कहीं ना कहीं से कुछ हाथ जरूर लगेगा। और वो वीरेंद्र आया क्या? सर, कांस्टेबल तैनात है, आते फोन हो जाएगा। गुड। तू आजकल फोन पे ज्यादा चिपकने लगी है। तुझे क्या मतलब है? तो अपने काम से काम रखना। क्या बोली? यही कि तू अपने काम से काम रख, मेरी जिंदगी में ज्यादा दखल मत दे, समझी? तेरा दिमाग है ना ज्यादा चलने लगा है। अगर जयेश होता ना तो इस ढंग से मेरे से बात नहीं करती तू। आई जयेश के साथ मृत पाई जाने वाली लड़की का अब तक कोई सुराग नहीं मिला था। पुलिस पूरी शिद्दत से उसके परिवार तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। सर, जयेश की मां गुजर गई। कैसे? दिल का दौरा पड़ा था। अपने बेटे की मौत का सदमा लगा होगा उन्हें। हेलो, ठीक है सर। वीरेंद्र, जिससे जयेश का झगड़ा हुआ था, वो आ गया। चलो। वीरेंद्र पाटिल, आइए सर, बैठिए। इट्स ओके। जयेश गणेशपुर को तो जानते ही होंगे। जी सर, अच्छे से जानता हूँ। मैं बैंकॉक गया हुआ था और आज सुबह अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट से वापस आया हूँ। और आते से ही मुझे पता चला कि उसके साथ ऐसा हादसा हुआ है और उसकी माँ भी चल बसी है। बड़ा ही अच्छा बंदा था सर। तुम्हारा तो झगड़ा भी था ना उसके साथ? सर, आप भी क्या बचपन की बातें लेकर बैठे हैं सर। ये तो बहुत पुरानी बात है। उस झगड़े के बाद तो सॉरी यार, कल गुस्से में कुछ ज्यादा ही, कुछ दिल पे मत लेना यार। एक्चुअली तू सही था, मैं गलत था। इट्स ओके। मुझे दुश्मनी नहीं पालनी। दुश्मनी का तो कोई सवाल ही नहीं है। वो मैंने भी सिचुएशन के हिसाब से रिएक्ट किया था। तो फिर दोस्ती पाल लेते। श्योर। वीरेंद्र, जयेश से जिम शुरू करना था। मैंने पैसे लगाए और उसने मेहनत, और हम दोनों पार्टनर बन गए। वो जिम शुरू करने के लिए मैंने 10 लाख रुपए जरूर लगाए थे, लेकिन वो जिम सिर्फ और सिर्फ जयेश का था। वो चलता था तो सिर्फ जयेश की वजह से। अब पता नहीं मैं सुधा दीदी से कैसे मिलूंगा, मिलके क्या कहूंगा, समझ भी नहीं आता। ठीक है निशानदार, रेलवे पुलिस से संपर्क करो। उस जगह पर दोबारा से छानबीन करो, शायद कुछ हाथ लगे। सर, रेलवे ट्रैक के पास ये बैग मिला है और बैग में ये आईडी थी। आखिरकार उस लड़की के बारे में उन्हें पता चल गया, उसका नाम सामने आया, वैशाली। तो क्या पुलिस को उनके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे? क्या जयेश और इस लड़की का कनेक्शन सामने आ जाएगा? नाटक लाउंज वाले क्या नाटक लगा रखा है? तुझे भी कुछ दिनों में तेरी लड़की के पास ही जाना है। 1 मिनट। ठीक है साहब। ये इस लड़के को पहचानते हैं आप? जहां से वैशाली की लाश मिली उससे थोड़ी दूरी पर इसका भी मर्डर हुआ। आप पहचानते हैं इसे? नहीं साहब, मैं नहीं जानती इसको। तो फिर आप वैशाली के बारे में बताइए।
आखिरी बार उसका कॉल आपको ही आया था, क्या कहा था उसने? काय बोलणार साहब, बोल रही थी बाबा मुझे बचा, बाबा वो लोग। आपने ये जानने की कोशिश नहीं की कि वो किस मुसीबत में है, क्या कहना चाहती है? मला काय माहिती साहब, वो क्या कहना चाहती थी, वो किस मुसीबत में थी। फोन ही कट हो गया। अच्छा, आप वैशाली के बारे में बताइए, वो क्या करती थी, कहाँ जाती थी? पागल थी वो क्या करती थी साहब, कहाँ जाती थी, किसी को कुछ मालूम नहीं है। यहाँ तक कि वो हर काम अधूरा करती थी, पढ़ाई अधूरी, नौकरी अधूरी, यहाँ तक कि उसकी शादी भी अधूरी रह गई थी। कैसे नहीं करेगी शादी तो? आई, मैं नहीं करेगी शादी, मेरे को नहीं करनी है शादी। बाबा तो तुझे करनी पड़ेगी। अरे भाई, अरे का तिच्या पाठी लागलाय? अरे नाही तिला लग्न करायचं तो मत करने देना शादी। बसा तुम्ही मधी मधी बोलू नका, कळलं ना? शादी तो तुझे करनी पड़ेगी। मेरे से पूछा किसी ने? पूछने की क्या जरूरत है, उम्र हो गई है तेरी शादी की। तो तेरा भाई आया ना बाबा, वो तुझे बराबर बताएगा तू शादी करेगी या नहीं करेगी। मत रो बेटा। साहब भले ही मैं उसके ऊपर चिल्लाई, मगर उसकी भलाई के लिए मैंने उसे बहुत समझाया, मगर वो भाग गई। अरे चुप करो, कितना खासोगे, दिखता नहीं मैं बात कर रही हूँ। सबको मौत आती है, तुम्हें नहीं आती। अपनी लड़की के पास जाना है क्या अभी? 1 मिनट, पहले आप पानी पिलाइए, उसके बाद बात करेंगे। जाइए पानी लेके आइए। है क्या? दुनिया को मौत आती है, पता नहीं तुझे कब आएगी, कब मेरे से पीछा छोड़ेगा। आपका दिमाग तो ठीक है, कोई इस तरह पानी देता है अपने पति को? मुझे बहुत काम है, मुझे अंदर खाना बनाना है। मैंने जो बताना था बता दिया। आप वैशाली के बारे में कुछ बताना चाहते थे? जी सर, सर मेरी बेटी बहुत अच्छी थी, लेकिन ये दोनों माँ और बेटे उसको बहुत मारते थे साहब, उसको बेचना चाहते थे साहब। क्यों रे? आई बोल रही थी तू शादी नहीं करेगी, नहीं करेगी शादी, तू नहीं करेगी, नहीं करेगी। बहुत हिम्मत है ये तेरे में, अभी पर काटता हूँ तेरे में। उसी दिन रात को वो मेरे पास आई। बाबा, बाबा मेरे को नहीं करनी है शादी, और उस आदमी से तो बिल्कुल भी नहीं। बाबा कुछ कीजिए ना। तो मेरे पास कुछ थोड़े बहुत पैसे थे, मैंने उसको दे दिया तो कहा जा यहाँ से तू। जयेश और वैशाली को बुरी तरह से टॉर्चर करके मारा गया था। जयेश का दूसरा पहलू सामने आ गया था, जहां एक तरफ उसकी साफ सुथरी छवि थी, वहीं दूसरी तरफ बिल्कुल उससे उलट मारपीट, लड़ाई झगड़े के किस्से। जयेश के बदन पर वो घाव, वो इंजरीज किस तरफ इशारा कर रहे थे? जयेश के मामले में ना तो अब तक कोई लव अफेयर का एंगल सामने आया था और ना ही किसी गहरी दुश्मनी का। वैशाली की मौत की गुत्थी भी अब तक अनसुलझी थी, जिसे सुलझाने में पुलिस को नाकों चने चबाने पड़ रहे थे। लेकिन इन दोनों ही केसेस में पुलिस पूरे संयम के साथ अपनी कोशिश कर रही थी। सर, वैशाली के कॉल रिकॉर्ड से पता चला है कि उसकी सबसे ज्यादा बातचीत किसी रुखसाना नाम की लड़की से होती थी। सोशल नेटवर्किंग साइट पे काफी सारी फोटोग्राफ्स हैं दोनों की। बुलाओ सर। अच्छा बताइए, उसका किसी के साथ कोई अफेयर था या किसी से कोई दुश्मनी? सर उसके दुश्मन तो उसके माँ और भाई थे, बाकी वो बहुत कैरिंग और अच्छी लड़की थी सर। रुखसाना, मेरा पहला चेक वैशाली शिर्के 12,000 ओनली। फाइनली मिल गया तेरा पहला चेक। अब तो एक काम कर, जल्दी से शादी कर ले। नहीं यार, 12,000 में क्या होगा? अभी तो पहले मुझे जल्द से जल्द पापा को यहाँ लेके आना है, फिर उसके बाद कोई समझने वाला लड़का मिला तो कर लेंगे शादी भी। सब अपने बाबा के लिए बहुत इमोशनल थी सर, हम सबकी मदद करती थी, कोई उसे मदद मांगे तो कोई मना नहीं करती थी सर। अच्छा, उसका कोई बॉयफ्रेंड था? इसे जानती हो? नहीं सर, मैं ऐसा नहीं जानती सर। उसका कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं था सर। ठीक है, आप जा सकती हैं। क्यों मारा वैशाली को, और उस रात तू कहाँ था? सर मैंने नहीं मारा है उसे, मैं तो उस रात अपने दोस्त के घर पर था। झूठ मत कर। नहीं सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आई शपथ। कौन है ये दोस्त, कहाँ रहता है? रहता है नहीं, रहती है। रहती है मतलब? लड़की है, उसका नाम गीता है सर। मैं गीता से शादी करना चाहता हूँ, लेकिन वो अमीर घर से है, इसलिए पैसे कमाने के लिए दुबई जाना चाहता हूँ, और एजेंट को पैसे भी देने थे, इसलिए। पैसे नहीं थे हमारे पास,
तभी वैशाली का शादी का रिश्ता आ गया। वो लोग पैसे देने के लिए तैयार थे, उम्र में बड़ा था वो उससे। लेकिन वैशाली किसी भी कीमत पर मानने के लिए राजी नहीं थी सर। अरे साहेब, मरना था तो कम से कम शादी तो करके मर जाती, अपने भाई की जिंदगी संवार जाती। पगली कहीं की। शर्म आती है तुम जैसे लोगों को देखकर। तुम लोगों ने तो रिश्तों की परिभाषा ही बदल दी। इससे गीता का एड्रेस लो और उसे लेके आओ। यस सर, उस रात संतोष मेरे साथ ही था। ये बात सच है कि हम दोनों शादी करना चाहते हैं, लेकिन मेरे माँ बाप संतोष को अपनाने के लिए तैयार नहीं है। सर ये रुखसाना तो जयेश के बारे में कुछ जानती नहीं है, और उधर जयेश के घर वाले और दोस्त वैशाली के बारे में कुछ नहीं जानते। सर मैंने दोनों के कॉल रिकॉर्ड को बारीकी से चेक किया, दोनों के बीच में कभी कोई कॉल और मैसेजिंग नहीं हुई। फैक्ट्स और इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं है, लेकिन अगर हमें जरा सा भी शक हो तो चेक जरूर करना चाहिए। जयेश का पूरा घर दोबारा छान मारते हैं, शायद कुछ हाथ लगे। सर आप हमें जयेश के कमरे की तलाशी लेनी है। फ्लैट की खरीदारी के पेपर्स 15 लाख। जयेश ने 15 लाख रुपए का फ्लैट खरीदा था। जयेश ने आपको बताया कि ये 15 लाख रुपए वो कहां से लाया था? नहीं साहब, मुझे इसके बारे में नहीं मालूम। आपकी बहन किरण कहाँ है? उसने शादी कर ली है, वो घाटकोपर में रहती है। नवीन एस्टेट एजेंट, थैंक यू। जी हाँ सर, फ्लैट के सारे पैसे उसने कैश में दिया था और वो रजिस्ट्रेशन के लिए आने भी वाला था, मगर आया नहीं, पता नहीं। इतना कैश? पता लगाना होगा कि उसने किसी से उधार लिया था क्या? सर हो सकता है किसी से उधार लिया और उसी चक्कर में सब खून हुआ। लेकिन बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन में ऐसी कोई बात सामने नहीं आई। इतना बड़ा कैश उसे उधार दे कौन सकता है? मिस्टर वीरेन, जयेश आपका दोस्त था। आपने उसे घर खरीदने के लिए 15 लाख रुपए दिए या नहीं दिए? सर मैंने आपसे कहा था ना सर कि मैंने उसे सिर्फ जिम शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए दिए थे। उसने कभी मुझसे फ्लैट खरीदने के लिए तो पैसे मांगे ही नहीं। मांगे होते तो शायद दे भी देता सर। कितना पैसा लगाया तुमने जिम पर? तुम पार्टनर भी थे, तो कोई रिटर्न एग्रीमेंट, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया? हम दोनों तो दोस्त थे सर, और मेरे लिए इतना ही काफी था। हम दोनों तो जुबान के बहुत पक्के थे। वैसे भी हमारा सारा कारोबार तो जुबान पे ही चलता है ना सर। ठीक है, जाओ। थैंक यू सर। निशानदार, एक बात मुझे हजम नहीं हो रही। इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से जयेश अपनी हर चीज में बिल्कुल परफेक्ट था, पक्का और साफ सुथरा। हर चीज को रिटर्न में लेता था वो। फिर इस जिम के लिए ना तो उसने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और ना ही कोई एग्रीमेंट, और 15 लाख रुपए कैश। सर मुझे तो इस वीरेंद्र पे शक हो रहा है, क्योंकि बिना हिसाब किताब के लेन देन यही करता है। ये वीरेंद्र जरूर कुछ ना कुछ हमसे छिपा रहा है। अपना एक कांस्टेबल सिविल ड्रेस में 24 घंटे इसके पीछे रखो, इसकी हर मोमेंट पे नजर रखो। सर क्या बोलता है दीपक, कैसा है? क्या बोलते हैं भाई लोग? हेलो, कोई भागेगा नहीं। रुको, कोई भागेगा नहीं। पकड़ो, चलो चलो गाड़ी में चल, शुरू हो जा। सर उस दिन सर
ऐसी इलीगल फाइट होती थी सर, और इसमें काफी पैसे बनते थे। जिस दिन मेरे और जयेश के बीच में झगड़ा हुआ था ना सर, तब मैं उस दिन समझ गया था कि इसमें बहुत दम है और ये फाइटर बन सकता है। जयेश को पैसों की जरूरत थी, उसे अपने परिवार के लिए घर खरीदना था, इसलिए उसने फाइट शुरू की सर। वो पैसे उसने फाइट से ही कमाए थे सर। उसे अपनी बहन की शादी करनी थी सर। बैड लक सर, वो उसने मारा गया सर। अपने फायदे के लिए कितने लड़कों की जान को खतरे में डाल रहा है तू? जयेश मारा गया और वैशाली का खून कर दिया और दोनों के परिवारों को बर्बाद कर दिया। अब सड़ यहां। पैसा कमाने के नए नए तरीके हमेशा से ही आजमाए जाते रहे हैं, लेकिन इस होड़ में कई ऐसे मामले भी सामने आए हैं जहां इंसान की जिंदगी को खतरा हो सकता है। ऐसे अपराध न सिर्फ जुर्म को बढ़ावा देते हैं बल्कि इंसानियत के लिए भी खतरा है। नौजवानों से हमारी गुजारिश है कि वो इस तरह के खतरनाक खेल ना खेलें। जयेश ने अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए गलत तरीका चुना, जिसमें वो कामयाब तो हुआ लेकिन उसका सुख पाने के लिए वो जिंदा नहीं बचा। वैशाली की मां ने वैशाली को कभी अपनी बेटी समझा ही नहीं, उसे सिर्फ अपने बेटे से प्यार था। अगर उसने अपनी बेटी में वो विश्वास जगाया होता, उसका साथ दिया होता, तो आज वैशाली जिंदा होती और उसका सहारा बनती। जिंदगी अनमोल है, इसे बेकार में ना गवाएं। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। क्या बना दिया उन्नति, तुझे जब इतनी नफरत है हम लोगों से तो खुद के घर क्यों नहीं चली जाती? मैं क्यों जाऊं? आप लोग की मुझे इस घर की बहू बनाना चाहते थे ना, वो भी मेरी मर्जी के खिलाफ। आप अच्छी तरह से जानते थे कि मैं शादी नहीं करना चाहती, पर फिर भी, और अब कहते कि मैं चली जाऊं। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, यही रहूंगी आप सबके साथ। अरे समझाओ इसे। आज कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रही है तू? पर कुछ गलत भी तो नहीं कह रही मैं। वो मार्केट गया था तो सोचा आपके लिए थोड़े सेब ले लूं। पसंद है ना आपको? क्या हुआ, कोई नई बात हुई? वो एक्चुअली उन्नति, वो फ्रूट्स फ्रिज में रख देना। जब तुम मेरा साथ नहीं देती तो मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? क्योंकि तुम मुझे गलत करने को बोल रही हो और मैं गलत नहीं कर सकती। मैंने तुम्हें कुछ गलत करने के लिए नहीं कहा है। मेरी टीना को केक बहुत पसंद है ना? हाँ, क्या हुआ? कुछ नहीं। हेलो पुलिस स्टेशन। हेलो पुलिस स्टेशन। सर आप प्लीज जल्दी आ जाइए, वो लोग उसे बहुत मार रहे हैं। सर आप आके उसे बचा लीजिए प्लीज। एक मिनट आप शांत हो जाइए। अपना नाम बताइए पहले। सर मैं उन्नति। कौन किसे मार रहा है? मेरी जेठानी मेघा को बहुत मार रहे हैं, आप उसे बचा लीजिए वरना वो मर जाएगी सर। अच्छा ठीक है, आप पहले हमें एड्रेस बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं आप? ठीक है, हम पहुंच रहे हैं। हाँ जी, आपने फोन किया था? यस सर, चलिए आप। जैसे पता चला मैंने आपको कॉल किया तो उन्होंने मारना बंद कर दिया। चलिए। अरे आप लोग? हमें खबर मिली है कि आप लोग अपने बहू मेघा के साथ मारपीट कर रहे हैं। क्या? कैसी बात कर रहे हैं आप? ये मेरी बहू है, आप
पूछ लीजिए, खुद ही सीढ़ियों से गिर गई थी। हाँ ये सही बोल रहे, पता नहीं कैसे सीढ़ियों से मेरा पैर फिसल गया। यहाँ कोई मुंह नहीं खोलेगा। अगर आपको सच जानना है ना, वो विष्णु की बहन से पूछिए, वो यही रहती है उनके घर में ऊपर वाले माले पे। ठीक। सर मैं घर में नहीं थी, इसलिए कुछ कह नहीं सकती। और तुम? सर कॉलेज के बाद मेरी क्लासेस होती हैं, तो कॉलेज और क्लासेस दोनों खत्म करके अभी जस्ट घर आया हूँ मैं। एक दिन अचानक महाराष्ट्र के नासिक जिले की पुलिस को एक फोन आता है, जहां उन्नति अपनी जेठानी के साथ हो रही घरेलू हिंसा के बारे में उन्हें बताती है। लेकिन जब पुलिस उन्नति की जेठानी मेघा से पूछताछ करने पहुंचती है, तो मेघा इस बात से साफ इनकार करती है। क्या सच में मेघा का पति विवेक और उसके घर वाले मेघा के साथ मारपीट कर रहे थे? और अगर ऐसा था, तो फिर पुलिस के सामने झूठ बोलकर मेघा ने अपने ससुराल वालों को क्यों बचाया? क्या उन्नति किसी खास वजह से मेघा के साथ हो रही घरेलू हिंसा की झूठी कहानियां बना रही थी? आखिर क्या था इस पूरे मामले के पीछे का सच, और कौन बोल रहा था झूठ? ठीक है, हम कुछ करते हैं। सर फिर से उस उन्नति का कॉल है, कह रही हैं कि वो लोग फिर से आज मेघा के साथ मारपीट कर रहे हैं। वो डोमेस्टिक वायलेंस वाला केस? जी सर। चलो देखते हैं। सर आज क्या हुआ? दीदी कब तक सहती रहोगी आप? अरे अब तो कुछ बोल दो, सच बताओ इनको आप। सर वो मास्क पहने चोर आ गया था घर में, मुझे पता ही नहीं चला उसने कब मुझ पर हमला किया। मैं उसका चेहरा तक नहीं देख पाई। दीदी क्यों झूठ बोल रही हो आप? क्यों इन सबको बचाना चाहते हो? क्या मिलेगा आपको इससे? सर मैं आपको सच बताती हूँ, ये झूठ बोल रही है। इनके हस्बैंड ने किया ये सब। क्या? वरना आप खुद बताइए, अगर कोई चोर आता तो कोई चोरी क्यों नहीं हुई घर में? अरे हमें क्या पता सर, मुझे लगता है वो डर गया होगा, इसलिए हमला करने के बाद भाग गया। हाँ सर, पक्का वो चोर ही था। भला घर वाले ऐसा क्यों करेंगे? मेरे समझ में नहीं आ रहा, क्यों बचा रही इन लोगों को? बस बंद करो अपनी बकवास, ये सब हमें फंसाने के लिए कर रही हो ना तुम? आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये सब फंसाने के लिए कर रही है? इसकी शादी इसकी मर्जी के खिलाफ हुई थी, जब से घर में आई है तब से ऐसे ही तमाशे करती रहती। मैं तो खुद इसके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट करना चाहता था, हम सबको सताने के लिए। तुम्हारे ससुर ने तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट की है, अभी तक तो हमने कोई एक्शन नहीं लिया, लेकिन अगर तुमने सच नहीं। मैं सच बोल रही हूँ, मेरे जेठ विवेक ने किया ये सब, वहाँ कोई चोर नहीं था। विष्णु जी ने कंप्लेंट की थी कि आप इस शादी के खिलाफ थी, क्या ये सच है? सर मेरी शादी अभी 3 महीने पहले हुई है, वो लोग झूठ बोल रहे हैं कि शादी मेरी मर्जी के खिलाफ हुई है। नॉर्मल अरेंज मैरिज थी, जो सबकी होती है। शादी के बाद से मैंने देखा है अपनी जेठानी पर जुल्म होते हुए उसी घर में, इसलिए मैंने कंप्लेंट की। अगर ऐसी बात है तो तुम्हारी जेठानी मेघा इस बात से इनकार क्यों कर रही है? देखो उन्नति, झूठी कंप्लेंट करने के केस में मैं तुम्हें अरेस्ट भी कर सकता हूँ। सर मैं कोई झूठ नहीं कह रही, वहाँ कोई चोर वोर नहीं था। ये डोमेस्टिक वायलेंस का मामला है। मेरी जेठानी को लोग मारते पीटते जुल्म करते, वो कुछ नहीं कहती, बट मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। ठीक है, जाइए, अब हम लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं। थैंक यू। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब सिर्फ उन्नति के दिमाग का खेल है? असल में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। हो सकता है कि उन्नति सच बोल रही है, लेकिन अगर वो झूठ बोल रही है, कामड़े इस उन्नति की कुंडली निकाले। यस सर। क्या एक बहू इस हद तक जा सकती है कि वो अपने ही घर वालों के खिलाफ झूठा केस करे? क्या उन्नति अपने ससुराल वालों से बदला ले रही थी, या फिर वो सच कह रही थी? ऐसे कई सवाल थे पुलिस के सामने, और पुलिस इस केस को लेकर काफी सचेत थी, क्योंकि ये केस जितना आसान दिखाई दे रहा था, उससे कहीं ज्यादा मुश्किल था। सर, उन्नति का एक बॉयफ्रेंड था, वो बहुत पहले की बात है।
मगर उन्नति ने कहा था कि ये सब भूल के इस शादी को वो बखूबी निभाएगी। सर, उन्नति का अफेयर अजीज नाम के एक मुस्लिम लड़के के साथ चल रहा था, लेकिन उसकी शादी घर वालों ने जबरदस्ती दीप के साथ करवा दी। मुझे तो डाउट है कि वो आज भी अजीज के साथ टच में है। उन्नति ने हमसे झूठ बोला, इसका मतलब यह है कि बाकी की सारी बातें में उसने झूठ ही बोली होगी। और वो अगर अभी भी अजीज के कांटेक्ट में, तो हो सकता है कि ये दोनों का प्लान हो। घर में घुसा हुआ चोर अजीज भी हो सकता है। इसका मतलब ये दोनों ये सब कुछ सिर्फ इस फैमिली को फंसाने के लिए कर रहे हैं। अजीज और उन्नति दोनों के कॉल रिकॉर्ड निकालो, और ये मेघा, उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है पता करो वो महज इत्तेफाक है या वाकई वो किसी प्रॉब्लम में है। ओके सर। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। ये उन्नति तुम्हारी पसंद की लड़की थी ना, तुम ही लेकर आई थी ना इसे। तो मुझे थोड़ी ना पता था कि इतनी तेज निकलेगी। देखने में सुंदर थी, अच्छी होगी, सोचा दीप की जिंदगी संवर जाएगी। क्या जरूरत है सोचने की? जो काम नहीं हो वो नहीं करना चाहिए। तुम्हारी वजह से फंस गए हम लोग, और ये लड़की बर्बाद करके मानेगी हमें। उन्नति सुनो ना, कितने दिन ऐसे चलेगा? अब बर्दाश्त नहीं होता। उन्नति सुनो ना, मैं क्या बोल रहा हूँ। दीप प्लीज हटो। क्या तुम अजीज को भूल नहीं सकती क्या? क्या तुम अब भी उसके टच में हो? ये बहुत अच्छा किया आप लोगों ने, अपने घर की गंदगी हमारे घर में डाल दी। सुनिए, जो आपकी लड़की है ना, अब भी अजीज से मिलती है। अब नहीं हो पाएगा हमसे। अपनी लड़की अपने घर रखिए। अगर वो अजीज से मिलती है तो ये आपकी कमजोरी है, उसको आप संभाल के रखिए, क्योंकि वो आपकी बहू है, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। इसलिए आपको जो करना है खुद कीजिए। कुछ पता नहीं सर, अजीज कहाँ है? उन्नति की शादी के बाद वो पागल सा हो गया था। एक दिन अचानक घर छोड़कर पता नहीं कहाँ चला गया। ये सब वो लड़की की वजह से ही हुआ है। उसी की वजह से मेरा जवान बेटा बर्बाद हो गया साहब, बर्बाद हो गया। उन्नति के कॉल रिकॉर्ड का क्या हुआ? अभी तक अगर वो अजीज के कांटेक्ट में है तो अजीज का लोकेशन हम आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। सर, मैं तुरंत कॉल रिकॉर्ड से करवाता हूँ। पुलिस के लिए केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया था। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि उन्नति सच कह रही है या फिर ड्रामा कर रही है। उन्होंने उन्नति के कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए, लेकिन उसके अजीज के साथ संपर्क में होने का कोई भी सुराग उन्हें नहीं मिला। इधर उन्नति के ससुराल वालों ने उन्नति के खिलाफ दर्ज किया हुआ केस वापस ले लिया। ऐसा लग रहा था कि ये तहकीकात अब एक डेड एंड पर पहुंच चुकी है। पर 1 महीने के बाद फिर से इस केस को एक नई दिशा मिली। कुछ नहीं हुआ बेटा, जल्दी ठीक हो जाएगी मम्मा। सर, आपने मेरी बात का विश्वास नहीं किया था ना? अब आप जाके देखिए क्या हो गया। मेघा दीदी की हालत बहुत बुरी है, उन्हें कुछ भी हो सकता है। वो प्रेग्नेंट भी है। अगर उन्हें कुछ हो गया ना, उसकी जिम्मेदार आप भी होंगे सर। चलो चलो। मेघा कहाँ है? सर, उसकी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए उसे दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया गया है। हमें आप लोगों से बात करनी है। सर, अभी आप रुक नहीं सकते क्या? आप देख रहे हैं मेरी बीवी की हालत कितनी खराब है। मेघा के साथ इत्तेफाक में इत्तेफाक हो रहे हैं। वो इत्तेफाक क्यों हो रहे हैं ये जानना है हमें, इसलिए बात करनी, वो भी अभी। आप लोग हमें बेवकूफ समझने की गलती भी मत करना। ऐसी बात नहीं है सर। तो क्या बात है? आप लोग हमारे आने से इतने परेशान क्यों हैं? हमें तो बस इतना ही जानना है कि मेघा के साथ ये बार बार क्या हो रहा है। देखिए, अब वो खतरे से बाहर है। बच्चा कैसा है डॉक्टर साहब? बच्ची भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन उनकी इस कंडीशन में मैं उन्हें यहाँ से जाने की एडवाइस नहीं करूँगा। क्या हम उनसे मिल सकते हैं? या सर। सर, मेघा, किसी से भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। जो कुछ भी हुआ है सच सच बता दो। सर, मैं किसी से क्यों डरूंगी? फिर से वो मास्क वाला ही चोर था जिसने मुझ पे हमला किया। फिर से मास्क वाला चोर। इस बार उसका चेहरा देखा था तुम? सर, उसने मास्क पहना हुआ था तो मैं उसका चेहरा नहीं देख पाई। कद काटी कैसे? मुझसे कुछ इतना लंबा होगा। चोर ने जब आप पर अटैक किया था, सामने से अटैक किया था या पीछे से?
सर उसने पीछे से हमला किया था। और हमला उसने पीछे से किया था तो तुम्हें कैसे पता कि उसने मास्क पहना हुआ है? कि सर जब मैं जमीन पे गिरी थी तो मैंने देखा कि उसके चेहरे पे मास्क है। हाइट कितनी बताई थी उसकी? मुझसे कुछ इतना लंबा। मेघा इतना लंबा था या इतना लंबा था वो? किसे बचा रही हो तुम? सच सच बताओ, तुम्हारी हालत किसने की? वो मास्क वाला आदमी सिर्फ तुम पर ही हमला क्यों करता है? बताओ, किससे डर रही हो तुम? एक्सक्यूज मी सर, सर ये इतना स्ट्रेस नहीं ले पाएंगे, प्लीज। सब ठीक हो जाए। सर आपको क्या लगता है, मेघा पर सच में ही अटैक हुआ है या झूठ बोल रही है? यही तो मैं भी सोच रहा हूँ। अगर वो झूठ बोल रही है तो वो झूठ बोलकर किसे बचा रही है? वो भी ऐसे शख्स को जिसने उसकी ये हालत कर दी। सर ऐसा तो नहीं कि मेघा भी उन पतिव्रता औरतों में से है जो पति के सारे जुल्म सह लेती है लेकिन मुंह नहीं खोलती। हो सकता है कि वो सच बोल रही है, लेकिन अगर वो सच बोल रही है फिर ये मास्क वाला आदमी कौन है? सर इस मास्क के पीछे उन्नति या बाकी के परिवार में से तो कोई नहीं है। सबसे पहले अजीज जिस बिल में छुप कर बैठे ना उसे बाहर निकालो। तो ये मेघा का बैकग्राउंड चेक करो। ओके सर। काफी, ये केस जितना दिखता है उतना आसान है नहीं। यस सर। कब बोलोगी? कब्र में पहुंच जाओगी तब? दीदी ये पति और ससुर की मर्यादा छोड़ो और जो हो रहा है वो पुलिस को बता दो सच आप। प्लीज प्लीज तुम मुझे अकेला छोड़ दो। दीदी आप क्यों नहीं समझ रही? ये लोग मार देंगे आपको। उन्नति प्लीज जाओ यहाँ से। सर सांसें चल रही है। एम्बुलेंस बुलाओ। शारदा पुलिस को कुछ जरूरी बात बताना चाहती थी, लेकिन जब पुलिस शारदा से मिलने उसके घर पहुंची तब वो ये देखकर दंग रह गई कि किसी ने विष्णु और शारदा पर हमला किया था। पुलिस फौरन दोनों को हॉस्पिटल लेकर गई, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही विष्णु ने दम तोड़ दिया और शारदा की हालत उस वक्त काफी सीरियस थी। पुलिस को यह समझ में नहीं आ रहा था कि विष्णु और शारदा पर यह जानलेवा हमला किसने किया और शारदा उन्हें क्या बताना चाहती थी। क्या शारदा उन्हें हमलावर के बारे में ही कुछ ऐसा बताना चाहती थी जो हमलावर को बेनकाब कर सकता था? और इसी सब से बचने के लिए उसने विष्णु और शारदा की जान लेने की कोशिश की। आखिर क्या था इस पूरी कहानी के पीछे का सच? हे भगवान, ये क्या हो गया? संभालो अपने आप को। दीदी कैसी हैं? डॉक्टर ने क्या बोला? कुछ नहीं कहा डॉक्टर। समझ में नहीं आ रहा कि वो कौन है जो शारदा और विष्णु दोनों को ही मारना चाहता था। शारदा इस वक्त जिंदगी और मौत के बीच उलझी हुई है, पर उसका स्टेटमेंट लेना बहुत जरूरी है। कामरे, शारदा के बच्चे और रागिणी इन दोनों से पूछताछ करो और आस पड़ोस में भी पूछताछ करो, शायद किसी ने कुछ देखा। ओके सर। मैं आज ही सोच रही थी कि नीचे जाके भैया भाभी से मिलूं, लेकिन कुछ काम आ गया जिस वजह से मैं जा नहीं पाई। काश मैं चली जाती तो शायद सर मैं घर ही लौट रहा था, शॉप में थोड़ा काम ज्यादा था इसीलिए लेट हो गया। काश मैं घर जल्दी आ जाता। सर मैं मेघा के साथ हॉस्पिटल में ही रहता हूँ उसका ख्याल रखने के लिए। कुछ दिन भी मैं उसके साथ ही था। पता नहीं सर ये सब क्या हो रहा है। पहले मेघा के साथ होता रहा और अब मम्मी पापा के साथ। सर उस दिन हम में से कोई भी नहीं था उनके साथ। सर मर्डर के वक्त उन्नति हॉस्पिटल के पास वाले कॉफी शॉप में थी। हो सकता है कि ये मर्डर उन्होंने किसी से करवाया हो, शायद अजीज से, क्योंकि उन्नति अपने पति से छुटकारा पाना चाहती थी और ये बात शारदा को पता चल गई हो। पता लगा। अब कैसी तबीयत है आपकी? थोड़ा दर्द हो रहा है। पता नहीं मेरे बच्चे की क्या हालत होगी। कुछ नहीं होगा, डॉक्टर ने बोला वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन कोई इंटरनल इंजरी हुई तो? सब ठीक हो जाएगा। सर अजीज के बारे में खबर है।
तुम लोगों में से अजीज कौन है? कौन है अजीज? कह रहे अजीज, नशा करने का बहुत शौक है ना तुझे? चल तेरा नशा उतार पूरा हो जा। उठ ले जाओ इसे। चल निकल, निकलो यहां से। खड़ा करो इसको, खड़ा रहा सीधा। नशा उतरा ये और खातिरदारी करे। तूने शारदा को मारने की कोशिश की क्योंकि उन्हें तेरे और उन्नति के बारे में कुछ पता चल गया था, और तभी वह विष्णु आ गया और तूने उसे भी मार दिया। चल मुंह खोल, बोल। मालूम है, पिछले कई महीनों से मैं शहर में नहीं था। कैसे ही सब कुछ करूंगा सर? वैसे भी जब से उन्नति की शादी हुई है मैं उससे मिला तक नहीं, हमारी कोई भी बात भी नहीं हुई। उसकी शादी के बाद से ही मैं नशे में डूब गया। आप चाहे तो अड्डे पर पूछ सकते हैं, मेरा सारा समय अड्डे पर ही कटता था। अब मेरा यकीन कीजिए, मैं सच बोल रहा हूँ। इस बार यकीन करते थे, लेकिन शहर के बाहर कदम रखने के बारे में सोचना भी मत। जब इसका नशा उतर जाए छोड़ देना इसे। छोटी बहू उन्नति बड़ी बहू मेघा के ऊपर हो रहे अत्याचार के बारे में कंप्लेंट करती है। उन्नति का पास्ट रिकॉर्ड देखते हुए वो झूठी कंप्लेंट भी कर सकती है। बड़ी बहू मेघा डरी हुई से, ऐसा लगता है कि वो कुछ छुपा रही है। शारदा हमें फोन करके बताती है कि उसे कुछ हमें बताना है, और तभी उन लोगों पर हमला हो जाता है। कामड़े, वो कौन सी कड़ी है जो हमसे छूट रही है? मुझे लगता है इन फैमिलीज के कॉल रिकॉर्ड्स दोबारा से चेक करने पड़ेंगे। लेकिन सर, उन्नति के कॉल डिटेल्स मैंने खुद चेक किए, कुछ भी सस्पिशियस नहीं, बिल्कुल क्लीन है। मेघा के कॉल रिकॉर्ड देखिए। मेघा रोहन के साथ लगातार कांटेक्ट में। रोहन विवेक के बुआ का लड़का है। सब लोग एक ही घर में रहते, उसके बावजूद इन दोनों के बीच इतनी सारी बातें, और बातें भी तब होती थी जब विवेक घर पर नहीं होता था। ये मेघा और रोहन, इन दोनों के बीच क्या खिचड़ी पक रही थी? अफेयर? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब इन दोनों का ही प्लान हो? शायद ये अटैक सिर्फ एक दिखावा हो, क्योंकि मेघा पर जब अटैक हुआ तब कोई भी आसपास मौजूद नहीं था। मैं शॉप पे था, भैया ने कॉल किया और मैं सीधा यहीं पर चला आया। बाकी क्या हुआ सर कुछ पता नहीं। सर, मैं अपनी पत्नी शारदा के साथ अपने रूम में खाने के बाद आराम कर रहा था। नीचे से चीखने की आवाज आई। हाँ सर, वो बहुत तड़प रही थी, होश में थी नहीं तो कैसे कुछ बोलती, इसलिए हमें पता ही नहीं चला कि ये सब किसने किया। सर, मैं उस वक्त घर पे नहीं थी, बट मैं 100% श्योर ये उनके पति ने ही किया होगा। सर, शायद उन्नति ही एक्सीडेंट्स प्लान कर रही है हमें बुरा दिखाने के लिए। सर, आप बताइए, क्या मैं अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को मारूंगा? अपने ही बच्चे की जान लेने की कोशिश करूंगा? हो सकता है सर, और इन दोनों के रिश्ते की भनक सास ससुर को लग गई हो और दोनों ने मिलकर मर्डर किया है या करवाया है। आप बैठो, मैं कुछ खाने के लिए लेके आता हूँ आपके लिए। बैठो। आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। पुलिस स्टेशन पर क्यों? आपसे कुछ पूछताछ करनी है, इन्हें ले जाओ। मेघा के पेट में जो बच्चा है उसका बाप तू है ना? और ये बात शारदा और विष्णु को पता चल गई, इसलिए तुम दोनों ने मिलकर उन्हें मारने का प्लान बनाया। आप ये क्या कह रहे हैं सर? हम बस अच्छे दोस्त हैं। उन्हें कोई ऐसा चाहिए था जिसके साथ वो अपने दिल की बात कह सके। सर, आप कैसे कह सकते हो कि मेरा रोहन के साथ अफेयर है? मैं अपने हस्बैंड के साथ बहुत लॉयल हूँ। मैं अपने सास ससुर को मारने के बारे में सोच भी नहीं सकती। हमें बेवकूफ समझने की गलती करना भी मत। अगर मेघा के बच्चे का डीएनए टेस्ट करवाए ना, तो उससे पता चल जाएगा कि उसका असली बाप कौन है, और तब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आपको जो समझना है समझिए, लेकिन ये बच्चा मेरे पति का ही है। वैसे तो आप लोग दिखाने की बहुत कोशिश करते रहते हैं कि न जाने इस घर में सबके लिए सबको कितना प्यार है। अगर ऐसा ही है तो अपने दिल की बात बताने के लिए किसी बाहरी इंसान की जरूरत क्यों आ पड़ी? क्योंकि विवेक भैया और मामा जी उनके साथ मारपीट करते थे, टॉर्चर करते थे उन्हें, और ये हर दिन की कहानी है। इसलिए वो मेरे साथ अपनी बातें शेयर करती थी। वो सच बताने से डरती है ये बताने से कि वो लोग उनके साथ क्या क्या करते थे। मैंने उन्हें कई बार कहा कि आप डरो मत, आप जो भी बात है पुलिस वालों को सब सच बता दो, वरना मैं बता दूं। पर वो हर बार मुझे रोकते थे। मुझे उनकी बहुत चिंता होती थी सर। मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, पर हमारा और उनका रिश्ता सिर्फ एक दोस्त के जैसा है और कुछ नहीं। इसका मतलब उन्नति सब सच बोल रही थी। उन्नति ने तो शुरू से ही सच कहा था। उस दिन भी घर पे चोर नहीं आया था, वो मेरे पति थे। मेरे पति ही हमेशा मुझे मारते पीटते हैं। मेरे पति ने मुझे डराया, धमकाया कि मैं किसी को कुछ ना कहूँ। सर, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, इस घर में छोटी छोटी गलतियों के लिए मैंने कितना कुछ सहा है।
आगे की पूछताछ में पुलिस के सामने जो बातें निकल कर आई उससे साफ हो रहा था कि विवेक अपनी पत्नी मेघा के साथ मारपीट करता था, लेकिन कुछ बातें अब भी पुलिस के गले नहीं उतर रही थी। इधर पुलिस के हाथ अब तक कोई सुराग नहीं लगा था। मर्डर वेपन पर भी सभी घर वालों की उंगलियों के निशान थे, इसलिए किसी एक को ब्लेम नहीं किया जा सकता था। पुलिस के लिए समझना थोड़ा मुश्किल हो रहा था कि इस केस में हत्यारे का मकसद क्या हो सकता था। मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा। विवेक को पता चल गया तो? बस दीदी, देखिए थोड़ा डर तो मुझे भी लग रहा है, बट कोई बात नहीं, हमने सही कदम उठाया। बल्कि मुझे खुशी तो इस बात की कि आखिरकार आपने सच तो बोला। हाँ, मुझ में इतनी हिम्मत सिर्फ तुम्हारी वजह से आई है। तुमने हमेशा मेरी हेल्प करने की कोशिश की और मैं दीदी इट्स ओके, देर से ही पे, बट आप में हिम्मत तो आई है ना। थैंक यू सो मच उन्नति। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों को गलतफहमी हो रही है। मेघा और रोहन के बीच में ऐसा कुछ नहीं है। खुद पाला है उसे मैंने उसे औरतों की इज्जत करना सिखाया है, इसीलिए वो मेघा को सपोर्ट करता है। वो शारदा भाभी को भी सपोर्ट करता, लेकिन शारदा भाभी वही करती थी जो भाई उन्हें करने को कहते थे। और आपका भाई क्या करने को कहता था? विष्णु भाई शारदा भाभी को बहुत मारते पीटते थे। भाभी को किसी न किसी वजह से भाई से मार खानी पड़ती थी, और देखते देखते ये सब कुछ हद से आगे बढ़ गया। और विवेक ने भी उनसे सीखकर मेघा को भी मारना पीटना शुरू कर दिया था। ये बात आपने हमें पहले क्यों नहीं बताई? बता देती तो क्या होता, क्या कर लेते आप लोग। उल्टा भाई मुझसे नाराज हो जाता। मेरे पति उनकी दुकान में काम करते हैं, हमारी पूरी फैमिली उन पर डिपेंडेंट है। मैं नहीं बता सकती थी। आपको क्या लगता है किसने मारा होगा आपके भाई को? जैसी उनकी हरकतें थी, उन्हें देखकर कोई भी उन्हें मार सकता था। तो आप भी मार सकती है उन्हें, या आपका पति मार सकता है, या आपका बेटा भी मार सकता है उन्हें। नहीं सर, हम ऐसा करने की सोच भी नहीं सकते हैं। हेलो सब इंस्पेक्टर कामले। ओके सर, शारदा को होश आ गया है, हम उनका बयान ले सकते हैं। ये कहाँ है? ये क्या हो गया? ये कैसे हो गया? शारदा जी, आप पर ये हमला किसने किया? मुझे नहीं पता कौन था। अटैक सामने से हुआ और आपने चेहरा नहीं देखा? मैंने देखा नहीं। शारदा जी, आपने उस दिन हमें कॉल किया था। हेलो सर, मुझे आपको एक सच्चाई बतानी है। आप मेरे घर आ सकते हैं? आप कुछ हमें बताना चाहती थी, क्या बताना चाहती थी? मुझे याद नहीं। सर, कहीं शारदा किसी को बचाने की कोशिश तो नहीं कर रही है? हो सकता है, पर किसे? हो सकता है अपने बेटों को या अपने भाई को। वैसे अंदर की एक बात पता चली है, अर्जुन ने विष्णु से 25 लाख रुपए उधार लिया था, लेकिन अब वो पैसे वापस नहीं कर पा। पर वो अपनी बहन पर हमला क्यों करेगा? हो सकता है शारदा ने अर्जुन को विष्णु को मारते हुए देख लिया था। अर्जुन से बात करनी चाहिए। हाँ सर, मैंने उनसे पैसे लिए थे। और पैसे लौटाने ना पड़े इसलिए तुमने उन्हें मार डाला। नहीं सर, मैं भला अपने जीजा का मर्डर क्यों करूँगा, वो भी तब जब मैं उन्हें पैसे लौटाने वाला था। लेकिन इससे पहले कि मैं उन्हें पैसे लौटाता उनका मर्डर हो गया सर। आप चाहे तो मेरे बैंक अकाउंट चेक कर सकते हैं सर, मैंने उनके लिए पैसे रखे थे। और सर, आपकी जानकारी के लिए बता दो कि हॉस्पिटल का सारा खर्चा मैं ही उठा रहा हूँ सर। ये तो साफ था कि किसी परिवार वाले ने ही विष्णु का कत्ल और शारदा पर जानलेवा हमला किया था, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा था कि शारदा अब तक खामोश क्यों थी। क्या वो किसी अपने को बचा रही थी? पुलिस अब एक डेड एंड पर पहुंच चुकी थी, क्योंकि कॉल रिकॉर्ड्स के अनुसार कोई भी सस्पेक्ट घर के आसपास नहीं था। पुलिस के पास सस्पेक्ट्स की लिस्ट बहुत लंबी थी, लेकिन किसी के भी खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं थे। और अचानक पुलिस को एक नई दिशा तब मिली जब शारदा ने सच बोलने का फैसला किया। शारदा जी, आपने पहले भी हमें फोन किया था,
सच बताइए, उस दिन आप हमें क्या बताने वाली थी और ये हमला आप पर किसने किया? मैं उस दिन आप लोगों को बताना चाहती थी कि उन्नति सच बोल रही है। मैं आप लोगों का इंतजार कर रही थी, मेरे हस्बैंड भी घर पे थे। अचानक मेरे बेटे आए और अपने ही बेटों के खिलाफ बोलना इतना आसान नहीं है सर। एक माँ अपने बेटों को जेल जाते हुए कैसे देख सकती? शारदा जी दोबारा सोचिए, क्या वो आपके बेटे ही थे? जी। आज से दुकान मैं चलाऊंगा। लेकिन विष्णु जी ने तो आपको हटा दिया था और अब दुकान दीप भाई चलाएंगे। देखो, दुकान अब हम दोनों चलाएंगे, तुम अपने काम से काम रखो। दीप और विवेक, तुम दोनों को हमारे साथ थाने चलना होगा। लेकिन हुआ क्या है सर? क्या हुआ है ये तुम लोग हमें बताओगे। लेकिन सर हमने चलिए पुलिस स्टेशन चलिए, लेकर आओ। चलिए चलिए भैया सर, चलिए चलिए। मेरी बात माँ ऐसा करो। माँ झूठ बोल रही थी सर। माँ झूठ बोल रही है? पहले उन्नति में झूठ बोल रही थी। जब मर्डर हुआ उस वक्त तुम दोनों कहाँ थे? सर मैं अपने दोस्त के साथ मीटिंग में था सर। मीटिंग में था? मीटिंग में था? तुमने पहले भी हमसे झूठ बोला है। अब की बार अगर झूठ बोला तो इतना मारूंगा कि तेरे चलने के भी वांदे हो जाएंगे। तो झूठ बोला था हमसे कि तू अपनी बीवी को नहीं मारता। कोई मास्क वाला आदमी नहीं था, तू ही मारता था अपनी बीवी को। सच है कि नहीं? मैं मारता था अपनी बीवी को। साहब देखा तो था उन्हें उस दिन, अब कितने बजे देखा था ये ठीक से याद नहीं है। कामड़े, हो न हो इन दोनों का ही काम है। विवेक को बिजनेस से निकाला गया था, इसलिए विवेक और विष्णु के बीच झगड़ा होता था। अबे क्या ये? एक नंबर का गधा है तू, दुकान नहीं चला सकता है? क्या हुआ? क्या? चल निकल, तो तेरे से जीवन में कुछ नहीं होगा। चल। अरे पापा हुआ। अरे चल निकल, मुझे दिखाओ तो क्या? अरे निकल, क्या देखेगा तू? देखा ना मैंने, चल निकल। सारी जिम्मेदारी दीप पर आई थी जो ठीक तरह से संभाल नहीं पा रहा था, इसलिए विष्णु हमेशा उसे डांटता था। क्या साबित करना चाहता है तू कि विवेक की तरह गधा है? हैं? मन लगा के काम कर, लात मार के दुकान के बाहर निकाल दूंगा, समझा? लेकिन सर एक बात समझ में नहीं आती, अगर सर उन्नति आई है। लेकर आओ उसे। सर आप गलत आदमी को पकड़ लाए। दीप ने कुछ नहीं किया, वो उस दिन मेरे साथ ही था। उसने किसी को बताया नहीं कि वो मुझसे मिलने आया था, क्योंकि घर वाले मेघा को लेकर मुझसे ऑलरेडी नाराज थे। पहले दिन से तुम उन लोगों पर इल्जाम लगा रही हो, अब बचाने आई हो? सर मैं किसी को भी नहीं बचा रही, मैं तब भी सच बोल रही थी और अब भी सच बोल रही हूँ। तो फिर शारदा ने अपने बेटों का नाम क्यों लिया? सर मैं वो नहीं जानती, वो शायद झूठ बोल रही है या तो फिर किसी और को बचाना चाहती है, या तो बीमारी की वजह से उन्हें पता नहीं वो क्या बोल रही है। पर मैं इतना जानती हूँ कि दीप ने कुछ नहीं किया। चल मर्डर हुआ उस वक्त तू कहा था? उस वक्त कहा था तू? मारा मैंने? हाथ निकाल, हाथ निकाल। कहा था? कहा था? बोल। मैं उन्नति के साथ था सर। उन्नति के साथ? पहले झूठ क्यों बोला कि तू विवेक के साथ था? क्योंकि उन्नति हमारी फैमिली के खिलाफ थी सर, और पहले उसका अजीज के साथ अफेयर भी था, इसलिए कहीं वो मना ना कर दे, मुझे उस पर भरोसा नहीं था सर। वो मना कर देती तो सीधा मैं फंस जाता सर, और अगर मैं ये कहता कि भैया के साथ नहीं हूं तो पूरा शक मुझ पे जाता सर, इसलिए मैंने झूठ बोला सर। लेकिन सच कहता हूं सर, अपने पापा को नहीं मारा सर। शारदा जी, उन्नति तो कह रही कि उस दिन दीप उसके साथ था, आपने झूठ क्यों कहा हमसे? सर आज मैं घर जा रही हूँ, लेकिन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मेरे बेटे जेल में है और पति को खो चुकी, फिर भी आप कह रहे हैं कि मैं झूठ बोल रही हूँ। मैं झूठ नहीं बोल रही, और मुझे नहीं पता कि उन्नति दीप को क्यों बचाना चाहती। मैं अपने बच्चों को क्यों फंसाऊंगी? अगर उन्नति सच बोल रही है तो शारदा ने हमसे झूठ क्यों बोला दीप के बारे में? सर कहीं ऐसा तो नहीं कि शारदा विवेक के बारे में भी झूठ बोल रही है? ऐसा भी हो सकता है। फिर हमला किसने किया? क्या वजह है कि शारदा हमसे झूठ बोल रही? वो कौन शख्स है जिसे बचाने के लिए शारदा अपने बच्चों की बलि चढ़ाने के लिए भी तैयार हो गई?
इस केस में आए शारदा के बयान ने इस केस को उसके ही दोनों बेटों की तरफ मोड़ दिया, लेकिन उन्नति के बयान ने इस केस को एक ऐसे चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया जहां से हर रास्ता पुलिस को एक अंधी गली की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा था। अब तक पुलिस ये तो समझ चुकी थी कि इस परिवार के अंदर का ही कोई किरदार था जो उनसे झूठ बोल रहा था, और इन्हीं के बीच विष्णु का कातिल भी था। लेकिन अब तक ये साफ नहीं हो पाया था कि आखिर ये सब किया किसने था। क्या उन्नति अपने पति को बचाना चाहती थी, या फिर शारदा किसी और को बचाने के चक्कर में पुलिस को गुमराह कर रही थी? क्यों एक मां अपने ही बेटों के खिलाफ झूठी गवाही देगी? आखिर शारदा और उन्नति में से कौन सच बोल रहा था और कौन झूठ? सर मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो झूठ बोल रही है। उन्होंने हमेशा ये कोशिश की कि उनके बेटे अपने पिता की तरह ना बने, पर वो कभी खुलकर बोल नहीं पाई। लेकिन उन्होंने कोशिश जरूर की। उन्हें बहुत बुरा लगता था कि जिस नरक से वो गुजरी हैं, उसी नरक से उनकी बहुएं भी गुजर रही हैं। सर विवेक पूरा अपने पिता पर गया। दीप तो थोड़ा दब भी जाता है, वो अपने भाई और पिता के खिलाफ कभी नहीं गया। मेरी बहन शारदा टीना को लेकर हमेशा परेशान रहती थी कि वो ऐसे माहौल में पल रही है। उसने मुझसे कहा भी था कि मैं टीना को गोद ले लूं, लेकिन सर मैं अपने जीजा से बहुत डरता था, इसलिए मैं उनसे कभी बात नहीं कर पाया। लेकिन मैं अगर उनसे बात करता भी तो वो नहीं मानते। बहुत दिन हो गया, दादी ने तेरे बालों में तेल ही नहीं लगाया, आज लगाती हूँ। नहीं दादी, मुझे होमवर्क करना है, वरना पापा मुझे डांटेंगे। तू चिंता ना कर, पापा अब नहीं आएंगे। नहीं दादी, मुझे बहुत डर लग रहा है। हाँ बच्चा, नहीं डरते बेटा? नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है। माँ, हमें आपकी पोती से कुछ बात करनी है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग टीना से क्या बातें कर रहे हैं, वो भी अकेले। छोटी बच्ची है, डरी रहती है, वो हमेशा मेरे साथ रहती है। मैं क्यों नहीं रह सकती वहां पे? क्योंकि आपके वहां रहते टीना हमें ये नहीं बताती कि आपने ही अपने पति को मार डाला, उसके बाद अपने आप को घायल कर लिया, और टीना से ये कहा था कि ये बात वो किसी से ना कहे। टीना झूठ बोल रही है। टीना बच्ची है, वो झूठ क्यों बोलेगी? मैं कह रही हूँ ना कि टीना झूठ बोल रही है। क्यों झूठ बोलेगी वो? मुझे नहीं पता कि टीना झूठ क्यों बोले, लेकिन झूठ बोल रही है बस। आपने टीना के सामने ही उसे मारा है। टीना थी ही नहीं, मैं उसके सामने ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती। शारदा जी सच बोल रही है आप, टीना उस वक्त वहां नहीं थी, पर यह भी सच है कि आपने ही अपने पति को मारा है। मैं बताऊं क्यों? तंग आ गई थी आप उससे, इसलिए उसे मारकर आपने अपने आप को और अपनी बहू को उस अत्याचार से मुक्ति दिलाई है। सच कह रहा हूं ना मैं? मैंने सच्चाई बताने के लिए कॉल किया था कि विवेक मेघा को मारता था। शारदा जी, आपने अपने बच्चों को क्यों फंसाया? जैसे ही मुझे होश आया, तभी मैंने सोच लिया कि इसका इल्जाम मैं अपने बेटों पर लगाऊंगी। इसलिए नहीं कि मैं बचना चाहती थी, इसलिए कि मेरी बहू है, मेरी पोती, मेरा पोता ऐसी आबो हवा में ना जी। मैं तो अपनी पूरी उम्र ये सब सहते सहते काट ली, पर कम से कम इन लोगों तो खुली हवा में सांस ले सके। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे खानदान में ऐसा कोई भी मर्द पैदा हो जो अपने बाप, दादा और चाचा जैसा बने। लेकर चलो इन्हें। आखिरकार शारदा ने कबूल किया कि उसने ही अपने पति विष्णु की हत्या की थी। इसके बाद पुलिस ने उसे हत्या और पुलिस को गुमराह करने के जुर्म में गिरफ्तार किया। साथ ही पुलिस ने विवेक को भी घरेलू हिंसा के अपराध में गिरफ्तार किया। अनऑफिशियल आंकड़ों के मुताबिक हिंदुस्तान में हर 3 महिलाओं में से 2 महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 1% मामले कानूनी तौर पर सामने आते हैं। जहां एक तरफ नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए विमेंस डे आज एक पर्व का रूप ले चुका है, वहीं दूसरी तरफ घरेलू हिंसा के ये आंकड़े हमारे समाज के झूठे नकाब की पोल खोलते हैं।
शारदा अपने पति विष्णु से प्यार करती थी और कहीं ना कहीं उसने ये स्वीकार कर लिया था कि डर और हिंसा भी प्यार का ही एक हिस्सा है। कुछ लोग प्यार में एक दूसरे का इस्तेमाल करते हैं, शोषण करते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि प्यार एक खूबसूरत एहसास है। और ऐसी एक अनोखी तर्ज पर प्यार का खूबसूरत एहसास दिलाने आ रही है बिट्टू और मुन्नी की एक नई प्रेम कहानी। देखिए धारावाहिक जाट की जुगनी 3 अप्रैल से सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे सिर्फ सोनी टीवी पर। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।